Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani Commerce, exclusive channel for commerce students. हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए और देखिए आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। और आज की बारी है कॉमर्स के चैप्टर की, नाम है ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। जी हाँ, अगर मैं कहूँ मैं और आप आज ई बिजनेस के वर्ल्ड में जी रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। क्या कहा? इस दीपावली में आपने क्या बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज किया है, या आपने अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से परचेज किया है? अगर ऐसा किया है तो आप भी पार्ट हैं ई बिजनेस का। तो चलिए आज डिटेल में समझेंगे ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं, स्कोप क्या है, इनके बेनिफिट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिमिटेशंस भी हैं। आइए समझते हैं, फिर अगला टॉपिक होगा हमारा आउटसोर्सिंग। तो ई बिजनेस मतलब बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू करना। ई बिजनेस मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। इसका मतलब आपने मोबाइल से ऐप के परचेस या इंटरनेट वेबसाइट पे जा करके आपने किसी बायर के किसी सेलर से क्या कर दिया, कोई गुड्स परचेज कर लिया, हो गया ना ई बिजनेस। तो ई बिजनेस में बायर और सेलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है? चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं। अब वो आप अपने मोबाइल से कर लीजिए, अपने लैपटॉप से कर लीजिए, टैबलेट से कर लीजिए। क्या आप जो हमारे क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्या ये भी ई बिजनेस में आता है? हाँ, वो लोग जो क्लास सेल करते हैं, इवन क्लासेस के पैसे चार्ज करते हैं, नोट्स के पैसे चार्ज करते हैं, क्या कहते हैं? क्या ये भी बिजनेस है? जी हाँ। बिजनेस इज अ वेरी वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों का प्रोडक्शन, बाय एंड सेल। तो इसीलिए वो ई बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, जो आपको क्या कर रहे हैं, कोर्स या कंटेंट बेच रहे हैं। पर हमारे चैनल में जी नहीं, सर तरुण रूपानी कॉमर्स, इस चैनल पे आपको हर कुछ अभी एब्सोल्युटली फ्री है। नोट्स भी, क्लासेस भी, लेसन वीडियो भी, हर एक एक्सप्लेनेशन। हाँ, हम आपके साथ जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, इन सब का कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, कंटेंट फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगेगा कि कंटेंट में कोई हम कमी कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट जो आपके लिए रेलिवेंट है। वो हमारी मेहनत जो आप दिख रहे होंगे, ये सब आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। मैं इसका वचन नहीं दे पाऊंगा, पर फिलहाल फ्री है। और ये कंटेंट मैं आपको, यस, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसके नोट्स इजीली मिल जाते हैं, या आप हमारी वेबसाइट sirtarunrupani.com पर भी जाके कुछ डाटा या नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई बिजनेस क्या करता है? रिलेशनशिप कस्टमर्स और सप्लायर्स का स्ट्रेंथन करता है, हेल्प करता है कंपटीशन को फेस करने के लिए, और क्या करता है? नए प्रोडक्ट, नए आइडियाज डेवलप करता है, इवन गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है डील करने में। आप इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट के बहुत सारे काम बैठे बैठे कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के बिल पे कर सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं, और आजकल तो नए प्रोसेस, नए मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और एक नया शब्द आ गया, ई टेलिंग, रिटेलिंग नहीं। देखिए कीवर्ड क्या है, ई टेलिंग, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। ई टेल मतलब सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। तो आज मैंने कहा ना, इस जमाने में हम जी रहे हैं। आइए एक डेफिनेशन में पढ़ना चाहूंगा आपको, ई बिजनेस की डेफिनेशन। तो ई बिजनेस मींस कंज्यूमर एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड ओवर नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन कहां से आई है? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, यूएसए। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट का शुरुआत, इंटरनेट का जन्म देने वाली कंट्री भी अमेरिका है। ये याद रखिएगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट डेवलप हो गया। वहां पे आर्मी के मैसेजेस को यूज किया जाता था ओवर अ कंप्यूटर ट्रांसफर करने में, ओवर अ नेटवर्क ट्रांसफर करने में, और यही आगे जा करके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया। नाम हमने दिया इंटरनेट। आइए ट्रेडिशनल बिजनेस में जो एक दुकान खोल करके, हाँ, एक दुकान खोल करके उसमें स्टॉक रखना, कस्टमर्स को आना, फिजिकली गुड्स को दिखाना, शो करना, डिस्प्ले करना,
प्राइस के लिए बार्गेन करना, हाँ, जिसमें आप और मैं जाते हैं नॉर्मल दुकानों में जब सामान खरीदने जाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। और हम बात कर रहे हैं अमेजॉन की, हाँ, फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की, नाम सुना होगा आई होप, या मिंत्रा, नाम सुना है क्या? मुझे कोई दो ऐसी और ई कॉमर्स साइट बताइए जो मैंने आपको नहीं बताई। हाँ, ऐसा नाम होना चाहिए शायद जो मैं होता है, ये हो सकता है कि आप यूज कर रहे हो और मुझे ना पता हो। हाँ, दो आपको बताना है, मेरे रॉक स्टार्स को, आपको, यस, आपको बताना है एनी 2 ई कॉमर्स वेबसाइट। चलिए, जब तक मैं आगे बढ़ जाऊं, दोनों में आप डिफरेंस बताएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में जिसमें आप फिजिकली दुकान चलाते हैं, हाँ, शॉप चलाते हैं, तो इसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है, आप जानते ही हैं, क्योंकि आपको सब चीज फिजिकली अरेंज करनी होती है। ई बिजनेस का फॉर्मेशन सिंपल होता है। और सेटिंग अप के लिए खर्च, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको फिक्स एसेट्स चाहिए, आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए। ई बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स नहीं चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, आपको अपना कोई कंप्यूटर डिवाइस चाहिए, है ना, एक अच्छा नेटवर्क चाहिए, यही हो सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं चलाने का खर्च, भाई आप जब असेट्स लेंगे तो असेट्स के चलाने का खर्च बढ़ जाएगा, मशीनरी का खर्च बढ़ जाएगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगी और वो भी फिक्स्ड होगी, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी लो होगी। हाँ, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट है लोकेशनल नीड। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लोकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी दुकान मार्केट प्लेस पे हो। मार्केट से बहुत दूर रखेंगे दुकान तो कस्टमर पहुंचेगा ही नहीं। तो नियरनेस टू द रॉ मटेरियल, नियरनेस टू द मार्केट होना जरूरी है, जबकि यहां पर ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। इंटरनेट ई बिजनेस करने वालों को समझ गया ना। अगेन, फिजिकल प्रेजेंस, मतलब आपका वहां पर फिजिकल वस्तु होना। भाई अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट चलाता हूं, ई बिजनेस करता हूं, तो वस्तु होना मेरे पास अभी जरूरी नहीं है। फोटो लगा दूंगा वस्तु का, वो काफी है ना। मैंने फोटो लगा दिया, डिजाइन लगा दिया कि ये वस्तु, ये चीजें मेरे पास बिकने के लिए तैयार हैं, जरूरी थोड़ी ना वो वस्तु मेरे पास हो। तो फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, इसमें फिजिकल होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा जी, इनडायरेक्ट होगा, थ्रू इंटरमीडियरीज होगा कस्टमर्स के साथ, इसमें डायरेक्ट होगा। मुझे लगता है ये पॉइंट वाइस वर्सा होना चाहिए था। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप और आपका कस्टमर मिल पाते हैं, जबकि ई बिजनेस में आपका कस्टमर आपको डायरेक्टली तो नहीं मिल पाता है, ठीक है, बट हाँ फीडबैक दे सकता है। स्कोप फॉर गोइंग ग्लोबल, अर्थात क्या अपना बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे फैला सकते हैं, इसमें लिमिटेड चांस है, इसमें बहुत ईजी है। इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन होती है बट हायरार्की के थ्रू होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब सुपीरियर्स तक कम्युनिकेशन पहुंचना सबऑर्डिनेट्स के थ्रू, चैनल के थ्रू जाती है। इसमें ऐसा कोई हायरार्की नाम की चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम, इसमें समय लगता है पता करने में कि बिजनेस चला नहीं चला। यहाँ रिस्पॉन्स क्विक है, समझ में आएगा, कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी अच्छी सर्विस उनको पसंद आएगी, तुरंत आप हिट हो जाएंगे। और बिजनेस में तो कुछ आप कह ही नहीं सकते, बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। पर्सनल टच इसमें सबसे अच्छा होता है, इसमें पर्सनल टच, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है ई बिजनेस का, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसमें पर्सनल टच नहीं है, मतलब रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर नहीं डेवलप होता है। पर्सनल रिलेशन जो डेवलप हो जाता है ना, जो वार्मथ और फीलिंग्स जो डेवलप हो पाती है पर्सनल टच वाले बिजनेस में, ये ई बिजनेस में नहीं डेवलप हो सकता। नहीं, अपॉर्चुनिटी फॉर सैम्पलिंग, आप अपने कस्टमर को फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, टच एंड फील करा सकते हैं, ये इसमें चांसेस है, इसमें चांसेस नहीं है। अगेन ट्रांजैक्शन का रिस्क, इसमें रिस्क कम है क्योंकि आप सामने कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। मतलब ऑर्डर लगा, ऑर्डर नहीं हुआ, या पैसा दिया, पेमेंट दिया, सामने वाले ने डिनाई कर दिया, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। टाइप ऑफ स्टाफ, इसके लिए सेमी स्किल्ड स्टाफ चाहिए, और ई बिजनेस करने के लिए तो देखिए अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है ना, स्किल्ड स्टाफ चाहिए। इसका प्रोसेस सीक्वेंशियल है, जबकि इसमें प्रोसेस कॉन्करेंट है, मतलब साथ में चलता रहता है। और गवर्नमेंट सपोर्ट इनको बहुत कम है, जबकि आजकल गवर्नमेंट ई बिजनेस को बहुत सपोर्ट कर रही है। इवन गवर्नमेंट चाहती भी है कि क्या हो, ज़्यादा बिजनेस क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो।
क्योंकि सब चीज क्या हो जाती है, विद प्रूफ होती है, देन एंड देयर। अब आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट। तो जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो क्या सिस्टम से फॉलो करते हैं? जैसे मुझे शॉपिंग करना है तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं कि कौन सा सेलर वो गुड्स बेच रहा है। मान लीजिए मुझे कोई एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, वैसे तो मैं जानता हूँ फ्लिपकार्ट या अमेजोन या है ना, बेसिकली ये दो बड़े ई कॉमर्स साइट हैं, पर मैं सर्च करूँगा, ठीक है, बायर का पता लगाऊंगा। कैसे पता लगाऊंगा? एडवर्टाइजमेंट से या अदर सोर्सेज से पता लगाऊंगा कि कौन कौन सेलर्स हैं इसके, ठीक है। सेलर की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। फिर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या करेंगे हम, भाई मुझे मोबाइल खरीदना है, क्या करेंगे, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, उनका डिटेल पढ़ेंगे, उनकी प्राइसेस को कंपेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर समझ में आ जाएगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, पेमेंट। हाँ, आजकल बहुत चॉइसेस हैं पेमेंट करने में। कैश ऑन डिलीवरी तो आप जानते हैं सबसे कॉमन तरीका है। क्या आप भी कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं? हाँ, मुझे लगता है कैश ऑन डिलीवरी इसलिए सेफ है कि भाई सामान घर पे आ जाए तो सामान का पैसा देंगे, और चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग बड़ा कॉमन है। नेट बैंकिंग मतलब आप अपनी बैंकिंग के बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और क्रेडिट या डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे पे कर सकते हैं। और आजकल नया चलन भी आ चुका है डिजिटल करेंसी का या डिजिटल कैश का। अरे भाई क्रिप्टो करेंसी, हाँ, बिटकॉइन टाइप की, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, है ना, तो इनसे भी आजकल पेमेंट हो रहा है। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर क्या मिल जाएगी आपको, डिलीवरी मिल जाएगी, प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाएगी। एंड फाइनली पोस्ट सेल, मतलब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना रिव्यू बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा रहा। क्या आप ऐसा करते हैं? जरूर करते होंगे कि कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे, देखते होंगे कि प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, और उसके बारे में क्या करते हैं, फट से क्या करते हैं, रिव्यू डाल देते हैं। इवन हम लोग खरीदने से पहले भी क्या करते हैं, कई बार रिव्यू पढ़ लेते हैं, है ना, करते हैं आप लोग ऐसा? आई एम वेरी वेरी श्योर एक अच्छा यूजर ऐसा कर रहा होगा। आइए इसके स्कोप के बारे में जाने। तो आज मैं और आप ई बिजनेस के वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसको मैंने पहले ही कहा। तो इसमें सबसे पहला आता है B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स। इसका मतलब है एक फर्म, एक बिजनेस फर्म इंटरनेट का यूज करती है कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। तो आपको मालूम ही है आजकल हर बड़ी फर्म, अब चाहे आपको हीरो की कोई मोटरसाइकिल खरीदनी हो, बजाज की कोई गाड़ी खरीदनी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या मारुति की कोई कार खरीदनी हो, आप उन्हीं की वेबसाइट में जाइए और वहीं से बुक कर दीजिए। तो बिजनेस से कंज्यूमर, ठीक है। और हर बड़ी कंपनी, मैंने 2-3 कंपनी का नाम लिया, हर बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, अपनी खुद की वेबसाइट्स बना रखी हैं। डायरेक्टली बिजनेस से कंज्यूमर तक क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है। तो कैसा रिलेशन है, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म टू कस्टमर, ठीक है ना। ऑनलाइन खरीद लो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर दो। एक अच्छा एग्जांपल दिया है ATM, वो कैसे, अरे आप और आपके बैंक आपका बिजनेस है, आपको सर्विस दे रहा है, बेच रहा है, और आप उसके कस्टमर हो। तो कैसे मिल रहे हो आप बैंक से, ATM के माध्यम से। ATM कार्ड में जानते ही हैं, कार्ड डाल करके आप पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ, आपको तो मालूम ही है। वैसे ATM का फुल फॉर्म, हाँ, ये मत कह दीजिएगा सर एनी टाइम मनी, प्लीज प्लीज प्लीज, गलत है। एनी टाइम मनी इसका फुल फॉर्म नहीं है। हाँ, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे रॉक स्टार्स जानते होंगे, प्लीज जानते हैं तो अपने पास मत रखिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए। एंड मुझे भी बहुत खुशी होगी आपके कमेंट पर टिक या लाइक लगाकर, ठीक है। मुझे वेट रहेगा आपके इस फुल फॉर्म का भी। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो एक हो गया B2C, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा स्कोप है B2B। तो बिजनेस टू बिजनेस, क्या ऐसा नहीं हो सकता होगा कि एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से ऑनलाइन परचेज करता होगा? एग्जाम्पल देके बताऊं, हाँ, मारुति है फॉर एग्जाम्पल, कार बनाती है मारुति कंपनी, आप जानते ही हैं। अब मारुति कंपनी को टायर्स नहीं चाहिए, तो मारुति कंपनी टायर तो बनाती नहीं है। लेट्स अज्यूम कि मारुति को टायर चाहिए, MRF टायर चाहिए, नाम सुना है ना MRF। तो क्या करती होगी मारुति कंपनी, MRF कंपनी के वेबसाइट पे जाकर उनको टायर बुक कर देती होगी कि हमें इतने टायर चाहिए, इतने प्राइस पर दे पाएंगे आप। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से बाय एंड सेल, ऑर्डर लेना, ऑर्डर प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना ही कर रहे हैं। तो
क्या यूज कर रहे हैं? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से, हो गया ना B2B भाई। B2B मतलब दो बिजनेस के बीच में ऑनलाइन क्या करना, बाइंग सेलिंग, ऑर्डर लेना, ट्रांसफर करना। और क्या कर सकते हैं? इंट्रा भी। अब ये इंट्रा वर्ड क्या आता है? इंट्रा मतलब विद इन द सेम बिजनेस। इमेजिन करिए, टाटा मोटर्स के बारे में सोचिए। एक बहुत बड़ी फर्म है टाटा मोटर्स, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स कार्स बनाती है, आपको मालूम ही होगा, है ना। कुछ एकदम नाम दे दूं, नेक्सॉन, टिएगो, नाम सुना है ना। तो ये बहुत सारी कार्स बना रही है। अब इनका खुद के पास हजारों क्या है एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब इनके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इनके बीच में भी, सच में इनके बीच में भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है, वो भी इंट्रा बी कहलाती है। तो इंटरेक्शन एंड डीलिंग्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट है इसी सेम फर्म के, टाटा मोटर के ही। टाटा मोटर का फाइनेंस डिपार्टमेंट, टाटा मोटर का परचेज डिपार्टमेंट, टाटा मोटर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टाटा मोटर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में क्या कर रहा है? यस, इंटरनेट के यूज से काम कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। तो आपस में ऑर्डर्स ले रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू B2B, इंट्रा बी कॉमर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा टाइप है C2C कॉमर्स। आजकल इसका भी बड़ा चलन हो गया है, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वो कैसे? इसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से क्या कर सकता है? गुड्स खरीद बेच सकता है। आपने eBay का नाम सुना है क्या? हाँ, eBay एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेबसाइट है। अगर किसी कंज्यूमर के पास कोई पुराने करेंसीज नोट हैं, हाँ पुराने करेंसी नोट है, उसे बेचना है, आ जाओ eBay पर। आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति जो करेंसी नोट को पसंद करता है, पुरानी करेंसीज कलेक्ट करता है, ऑनलाइन उससे खरीद सकता है। नाम सुना है Quikr.com? जरूर सुना होगा। आपके पास पुरानी गाड़ी है, आपकी एक्टिवा है, आपको बेचना है, OLX.com नाम सुना है? पक्का सुना होगा। OLX, Quikr, ये इंडिया की वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको, आपके पास कोई पुराना सामान है, कोई पुराना मोबाइल है, पुरानी गाड़ी है, कुछ भी है, आपको लगता है उसको बेचना है, बस इस पे आप पोस्ट करिए, आपको ढेरों कॉल आ जाएंगे। सच में कभी ट्राई करके देखिएगा, मेरे कहने पे कर दिए देखिएगा। उसी तरह से पेपाल है, ठीक है, ये एक्चुअली फंड्स ट्रांसफर करने में दो पार्टीज के बीच में क्या करती है? रोल प्ले करती है। दो कंज्यूमर्स के बीच में पैसा ट्रांसफर करने का ये रोल प्ले करती है। रिस्क इसके ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में डील कर रहे हैं। इधर भी कंज्यूमर है जो बेच रहा है, और जो खरीदने वाला है इधर भी एक कंज्यूमर है। कोई भी फर्म नहीं है, कोई भी बिजनेस पार्टी नहीं है। समझ गए? तो ये चारों स्कोप है ई बिजनेस का। आइए ई बिजनेस के भयंकर बेनिफिट्स बताने वाला हूं मैं। भयंकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ढेर बेनिफिट्स हैं। हाँ, बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ग्लोबल रीच, ग्लोबल चॉइस। क्योंकि देखिए, अब आपको आपका होम टाउन या आपकी एरिया ही आपका मार्केट नहीं है। इंटरनेट तो पूरा खुला माध्यम है। आप यहां बैठे हैं, अपने प्लेस पे बैठे हैं, और कोई भी आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को ऑनलाइन देख सकता है, पसंद कर सकता है, खरीद सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ये तो आप जानते हैं। सो बाउंड्रीज नहीं है देश की, तो इट इज कंप्यूटर नेटवर्क। बस आपका प्रेजेंस अब ग्लोबल प्रेजेंस हो गया। छोटे से छोटा सप्लायर भी क्या कर सकता है? दुनिया के किसी भी देश को अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच सकता है। आप सोचेंगे कैसे बाहर जाएगा? तो आपको मालूम ही आज ही बहुत सुपीरियर कोरियर सर्विसेज अवेलेबल हैं। और क्या फायदा मिलता है? इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक अर्थात ई बिजनेस करने पर आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। आप कंज्यूमर के और नजदीक आ पाते हैं। जैसे मैं आप लोगों के बहुत नजदीक आ गया हूं। हाँ, आपके और मेरे साथ जो बॉन्ड बन चुका है वो एक दिन का नहीं है, यस, बहुत समय का है। और जो आपका प्यार, आपका विश्वास मुझे मिल रहा है, ये भी मुझे क्या करता है? इंकरेज करने करता है कि मैं और बेटर और बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊं। तो ई बिजनेस क्या करता है? अपने बिजनेस को एम्प्लॉयज के साथ जोड़ता है, बिजनेस को कस्टमर के साथ जोड़ता है। हाँ, ये मच्छर कहां से आ रहा है? चलिए, तो एग्जांपल दिया है, मेनी कंपनीज आर एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं? इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं कस्टमर बेस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए।
और क्या फायदा मिलता है? मास कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइज प्रोडक्ट। हाँ, आजकल बहुत नया जमाना आ गया है। क्या आपको अपने मोबाइल का बैक कवर बनवाना है जिसमें आपका फोटो लगा है, या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें आप अपने मन का अपने डिजाइन देना चाहते हैं? हाँ, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। सच में आपकी पसंद की डिजाइन की चीज आपको बन के मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज टेलर मेड प्रोडक्ट या कस्टमाइज प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, आप सेलर के साथ बात कर सकते हैं और वो आपके लिए क्या करेगा, आपकी पसंद का, आपके डिजाइन का आपसे अप्रूवल लेगा। अगर कोई टी शर्ट जिसमें आप चाहते हैं, आप कोई पर्टिकुलर डिजाइन चाहते हैं, तो वो आपको डिजाइन बना के देगा। और क्या करता है, और क्या फायदा मिलता है ई बिजनेस से? इरेडिकेट या शॉर्टन्स दी सप्लाई चेन। देखिए, पहले चलता था कि प्रोड्यूसर ने बनाया, फिर प्रोड्यूसर ने दिया किसी एजेंट को, एजेंट ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। इतनी लंबी चेन। अब जितने लोग आप जानते हैं बीच में इन्वॉल्व होंगे, सब फ्री में तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, सबको कुछ चाहिए, सब कोई प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो अब ई बिजनेस से सीधा प्रोड्यूसर कंज्यूमर से मिल पाता है। बीच की कड़ी की जरूरत नहीं है, बीच के लिंक की जरूरत नहीं है, तो रिड्यूस हो गई, ये तो आप जानते ही हैं। और सेविंग, इसलिए बिजनेस की सेविंग, बिजनेस की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो पाती है, क्योंकि जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे बीच में, ठीक है ना, जितना कम ट्रांसफर होगा गुड्स एक से दूसरे के बीच में, उतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी और उतनी सेविंग्स भी होगी। एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने सुना होगा कि जो काला मीठा पानी आप पीते हैं, सुना है काला मीठा पानी? अरे भाई, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप या पेप्सी, काला मीठा पानी मैं बोलता हूं अपनी भाषा में। तो काला मीठा पानी जो आप एक लीटर का पीते हैं, उसकी कॉस्ट जानते हैं कितनी आती है? नहीं मालूम है आपको? उसकी कॉस्ट हार्डली 5 रुपया। सच में। और बिकता कितने का है? 50 रुपए का बोल रहे हैं आप, 60 रुपए का बोल रहे हैं। मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं जानता हूं, पर अगर मैं कह रहा हूं 50 रुपए का भी बिकता है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है। अरे बाप रे, तो कितना मार्जिन है? 45 रुपीज का। मैं सच कह रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी मुश्किल से 5 रुपए आती है उस काले मीठे पानी की। तो इतना पैसा क्यों लगता है? तो इसमें बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व हैं। जो प्रोड्यूसर है, जो काला मीठा पानी बना रहा है, मतलब थम्स अप या पेप्सी या कोको कोला, ये ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, ये प्रोडक्शन का कॉस्ट, होलसेलर का कॉस्ट, रिटेलर का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जो इतने सारे स्टार्स इसके ऐड कर रहे हैं, है ना, स्वैग कर लो, कर रहे हैं ना पेप्सी के लिए, स्वैग कर लो, तो ये सब पैसा लेंगे कि फ्री में करेंगे? इन सब की वजह से कॉस्ट बढ़ जा रहा है। समझ गए? तो इसको रिड्यूस करता है ये ई बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट है नॉवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आज एकदम नए तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आपने सोचे भी नहीं थे, वो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बेचने का माध्यम बन गया है ई बिजनेस। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी सर्विसेज जो अभी तक ऑफलाइन बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पॉसिबल नहीं था, ई बिजनेस में वो सब पॉसिबल हो गया है। हाँ, आप सोचिए, कभी कल्पना करिए, जोमेटो नाम की एक कंपनी जिसके अपने कोई भी एक खुद के रेस्टोरेंट नहीं है, पर फिर भी सबसे ज्यादा सप्लाई ऑफ फूड देने वाली कंपनियों में से एक है जोमेटो, स्विगी, है ना, जानते ही होंगे आप, है ना। नोवेल आइडिया, अपना एक भी रेस्टोरेंट मत खोलो, पर फिर भी नंबर 1 रेस्टोरेंट चेन बन जाता है, क्योंकि दूसरे रेस्टोरेंट वाले इसके कस्टमर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये नोवेल अपॉर्चुनिटीज करने को मौका मिलता है। और क्या फायदा मिलता है? कन्वीनियंस। यस, हम लोग के लिए कंज्यूमर ने सोचो, रात को भी 24 घंटे 24/7 365 दिन, जब चाहे तब, मैंने इसीलिए बोला रात को भी, अगर मुझे सपने में भी आ गया कि मुझे बैंक में पैसा जमा करना है, निकालना है, पैसा ट्रांसफर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना लैपटॉप खोलो या अपने मोबाइल में अगर सेट कर दिया है, ऐप खोल दिया, तो मोबाइल से ही फट फट ट्रांसफर कर लो। क्या कहते हो? कन्वीनियंस कितना है? तो आपको कन्वीनियंस है, बायर, सेलर, एम्प्लॉय, सबको कन्वीनियंस है, एक क्लिक से आप काम कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा चीज आजकल आ रहा है कि पेड़ हम काटेंगे कम, पेड़ हम कम काटेंगे आप, है ना। पेपरलेस सोसाइटी होती जा रही, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर, यस,
पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क कम हो गया है, रेड टेप मतलब होता है कागजी कार्रवाई में डिले करना कम हो गया है। आजकल सरकार भी लाइसेंस नहीं मांग रही है किसी चीज़ का, इवन टैक्स जमा करना है बहुत आसान हो गया है, जल्दी से जल्दी सरकार लाइसेंस दे दे रही है। ऑनलाइन अप्लाई करिए, आपको ऑनलाइन ही क्या हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। तो थैंक्स टू दी इंटरनेट। और क्या फायदा है, स्पीड। आप कल्पना करिए और बस काम करिए। क्या मैंने बोला, जस्ट थिंक, विश एंड जस्ट सर्च फॉर द नेट, आपको हर कुछ मिल जाएगा। तो आजकल सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे उपलब्ध है। गूगल यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और इवन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ मुझे मालूम है आप इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के भी, हाँ मेरे शब्द में समझ गए होंगे, इन सब यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, है ना स्टूडेंट, सच बताइएगा। तो इन स्टूडेंट्स, इन यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर की नॉलेज उपलब्ध है, और आप खोजना चाहें और अपने काम की चीज खोजना चाहें, हाँ मैं सच कह रहा हूं, अपने काम की चीज खोजना चाहें तो बहुत आसान है। बस चैप्टर का नाम लिखो बाय सर तरुण रुपानी कॉमर्स, चाहे गूगल कर लो चाहे यूट्यूब कर लो, आपको मेरे बनाए लेसन वीडियो मिल जाएंगे। बस एक क्लिक ऑफ माउस, ठीक है ना, एक क्लिक करने की देरी है। तो क्या कहना चाहते हैं, आज बिजनेसेस करना बहुत आसान हो गया है। स्पीड, एक सिंगल स्पीड से काम हो सकता है, लेस या लोअर इन्वेस्टमेंट। आप जानते ही हैं ई बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक अच्छा नेटवर्क अरेंज करना है, एक डिवाइस अरेंज करना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ई बिजनेस कर सकते हैं। चलिए, एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस फिर से अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। सर्विस बहुत अच्छी होती है, रिडक्शन होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, सर्विसेज कॉस्ट में, रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कॉस्ट बहुत कम है, और सबसे अच्छा चीज़ है रिटर्न बहुत हाई है। आज इसीलिए मैंने कहा ना, सारे ट्रेडिशनल बिजनेस क्या कर रहे हैं, ई में पार्टली कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हाइब्रिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। कुछ कमी है कि नहीं ई बिजनेस में? हाँ, अब जो बताएंगे वो कमी देखिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी कमी क्या है, लिमिटेड पर्सनल टच। जो वार्मथ होती है, जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, आप जब किसी दुकान में जाते हैं, हाँ जिस दुकान में तुम जाते होगे कोई घर का सामान लेने या कुछ पर्सनल सामान खरीदने जाते ही होगे जरूर, क्या कहते हो, आसपास के जनरल स्टोर वाले के पास जाते होगे कुछ सामान लेने के लिए घर का, है ना। तो आपका उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, रिलेशन बन जाता है, और आप बार बार जाना पसंद करते हो, ऐसा होता है। तो ये पर्सनल टच ये ई बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल गारमेंट प्रोडक्ट्स, भाई आपको कपड़ा खरीदना है और कपड़ा जब तक आप छुओगे नहीं, टच एंड फील नहीं करोगे, या पहन के नहीं देखोगे कि आपकी फिटिंग का है कि नहीं है, तो तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। क्या कहते हो? तो इसीलिए ज़्यादा बेटर रहता है, हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों की दुकान में जाते हैं, उसकी अपनी फिटिंग चेक कर लेते हैं, कुछ उसमें अल्टर करना है या चेंजेस करना है उसको देन एंड देयर करा लेते हैं। क्योंकि कोई चीज़ देखने में कई बार क्या होता है, इंटरनेट में बहुत अच्छी लगती है, कपड़े का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है कपड़े में देखने में, पर जब आप मंगवाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं है। तो ये सारी समस्या खत्म हो जाती है फिजिकल बिजनेस से, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा समस्या है डिले इन डिलीवरी। हो सकता है भाई, हो सकता है, वैसे आजकल फास्टर डिलीवरी हो रही है, मैंने सुना है कि 24 घंटे में भी मेट्रो टाउन्स में क्या कर रहे हैं वो लोग, डिलीवर कर दे रहे हैं, है ना, 24 घंटे में डिलीवरी कर दे रहे हैं। तो डिले इन डिलीवरी मत भाई, कोई चीज़ आपको जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो भाई आपके घर में कोई शादी है और डिलीवरी शादी के बाद अगर मिलने वाली हो तो क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा चीज़ लेना पसंद नहीं करेंगे जो बहुत लॉन्गर टाइम लेता हो डिलीवरी देने में। और समस्या क्या है, अनफेमिलियरिटी विथ टेक्नोलॉजी। देखिए अभी भी डिजिटल डिवाइड, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको टेक्नोलॉजी, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी, आपके दादा दादी भी, आज भी वो इंटरनेट से इतने फ्रेंडली नहीं हैं, वो या तो यूज़ करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। बल्कि आप लोग जो यंग जनरेशन है और जो नए छोटे बच्चे हैं वो कितने स्मार्ट हो गए हैं इंटरनेट चलाने में। तो एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा है, मतलब दोज हु नो कंप्यूटर एंड दोज हु डू नॉट नो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, है कि नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अनफेमिलियर रहेंगे उनके लिए आज भी प्रॉब्लम रहेगी। और रिस्क, बाप रे, इंटरनेट तो रिस्क के भंडार है, मैं कहूँ बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है। कैसा रिस्क? रिस्क है आपके अकाउंट्स को हैक होना, रिस्क है आपकी डाटा का लीक होना। आप तो जानते ही हैं आजकल कितने फ्रॉड कॉल्स हो रहे हैं,
कितने फ्रॉड तरीके से आपके पैसे आपके अकाउंट से उड़ा लिए जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आजकल, पता है कि नहीं आपको? बहुत साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो बहुत रिस्क है आजकल इंटरनेट के थ्रू कारोबार करना, बिजनेस करना। और समस्या किस चीज़ की है? ह्यूमन रेजिस्टेंस। देखिए, इंसान का नेचर है, कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो जितने लोग फिजिकल काम कर रहे होंगे, क्या उनको ई बिजनेस अच्छा लगता होगा? क्या उन लोग ई बिजनेस को पसंद करते हैं? जवाब है नहीं। देयर इज ऑलवेज अपोजिशन टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। एंड लास्ट, एथिकल प्रॉब्लम्स। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम पे नजर कर रहे हैं। आपका सारा डाटा, आपका बैंकिंग डिटेल, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके घर का पता किसको मालूम है? बिग बाजार को मालूम है। किसको मालूम है? फ्लिपकार्ट को मालूम है। मालूम है, पता है कि नहीं आपको? तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तुम क्या खरीदना पसंद करते हो, ये सारी जानकारी किसको पता है? फेसबुक को पता है, गूगल को पता है। तो ये है एथिकल प्रॉब्लम। आपके अकाउंट्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके ईमेल, आपकी वेबसाइट्स, ये सब आप पे नजर रख रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। तो ये तो हो गया एथिकल प्रॉब्लम। आइए याद रखिएगा, इन प्रॉब्लम्स को सलूशन खोजा तो जा रहा है पर सबका सलूशन नहीं मिल पाएगा। आइए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। मतलब अच्छे से अगर ई बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे अच्छा एक वेबसाइट चाहिए। हाँ, आपकी बिजनेस की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वैसे मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैंने भी अपनी एक वेबसाइट बनवाई हुई है, sirtarunrupani.com। हाँ, मेरे ही नाम से वेबसाइट है sirtarunrupani.com। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। किस लिए? मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो, आप वहाँ देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, हाँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन सारी आप वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और अदर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए तो मिल जाएगी। तो वेबसाइट क्या करती है? बिजनेस के बारे में बता देती है, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता देती है। तो एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए। इसका मतलब है एक अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप या अच्छा एक डिवाइस होना चाहिए जिसमें अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। क्यों? एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जिससे आप अच्छे से क्या करें? कम्युनिकेट कर पाएँ। और क्या चाहिए ई बिजनेस करने के लिए? इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अगेन, मोबाइल नेटवर्क चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिए। आजकल तो जानते ही हैं वो 5G का ज़माना आ गया है ना। तो अच्छा 5G कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। और क्या चाहिए? एक टेक्निकली क्वालिफाइड और रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स। वो लोग जो इस काम के एक्सपर्ट हैं, वो लोग जो इंटरनेट को चलाना जानते हैं, वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, वो लोग जो आज के युग की जनरेशन है, उनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे लोग जो समझते हैं, जो ट्रेंड हैं इस काम को करने के लिए। क्योंकि मॉडर्न व्यक्ति होगा जिसको ये काम करना आता होगा, ई बिजनेस जुड़ा, वही चला पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या चाहिए? एक रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और पेमेंट रिसीव करने का सिस्टम नहीं है, हाँ, तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको क्या करना है? ये सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट आना चाहिए, ठीक है, वो भी सेफ सिस्टम होना चाहिए। चलिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई ट्रांजैक्शन, अर्थात ई बिजनेस में जो रिस्क आ रहा है, जो ई बिजनेस कर रहे हैं आजकल, मैंने कहा ना उसमें बहुत खतरा है, बहुत रिस्क है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेडिंग है, ई बिजनेस में आने वाले रिस्क में क्या क्या रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क है, हम कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क में ये होता है कि कस्टमर ने कह दिया कि मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं है, या हो सकता है वो कह रहा है मैंने ऑर्डर प्लेस किया है और सेलर कह रहा है मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं है। भाई आपने तो क्लिक कर दिया, हालांकि मुझे लग रहा है आज टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो गई है, आजकल ये प्रॉब्लम्स कम है, बट स्टिल दिस इज अ प्रॉब्लम। क्या आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा कुछ? तो ये प्रॉब्लम है। डिफॉल्ट क्या है? ऑर्डर दिया है, कस्टमर कह रहा है मैंने ऑर्डर दिया है, सेलर कह रहा है मुझे इसका ऑर्डर ही नहीं मिला है। या हो सकता है कि आपने डिलीवरी रिसीव करने से, लेने से मना कर दिया, सेलर ने आपके एड्रेस में डिलीवरी कर दी, आपने कहा नहीं हमको सामान नहीं चाहिए, तो डिफॉल्ट इन डिलीवरी हो सकता है। या डिफॉल्ट इन पेमेंट, आपने पेमेंट कर दिया है, सेलर कर रहा है मुझे पेमेंट मिला ही नहीं है। लो, अब वहां तक तो पहुंच नहीं पाओगे आप। और क्या प्रॉब्लम है? डाटा स्टोरेज की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके जो डाटा है, आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका बैंकिंग डिटेल्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, सब आपको देना पड़ता है ना कई बार,
जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये सब चोरी हो सकता है। हाँ, कुछ लोग इसको चुरा लेते हैं, कुछ लोग हैक कर लेते हैं, कुछ लोग वायरस भेज देते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और किसकी प्रॉब्लम है? रिस्क टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपके द्वारा क्रिएटेड कंटेंट को कोई चुरा लेता है। अरे भाई, किसी ने अच्छा कोई म्यूजिक पीस बनाया, किसी ने कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की, किसी ने अच्छा कोई ब्रांड बनाया, पर किसी ने उसको क्या कर दिया? चुरा लिया। तो ये सब तो बहुत कॉमन चीजें है कि नहीं है? तो ये आजकल बहुत रिस्क बना हुआ है। अब 5 मैं ऐसे एसेंशियल एलिमेंट बता रहा हूं, ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है इंटरनेट पे सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए। वो है सबसे पहले ऑथेंसिटी। आपको ये चेक करना चाहिए कि जिसके साथ हम ई बिजनेस कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च का काम है। दूसरा है इंटीग्रिटी, अर्थात ईमानदारी। क्या उसकी डीलिंग्स ऑनेस्ट रही हैं लोगों के साथ? क्या उनके खिलाफ कोई साइबर क्राइम्स या साइबर अपराध में, या उनके खिलाफ कई सारे इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं चल रही है? ऐसे लोगों के साथ बिजनेस मत करना, ऐसे लोगों के साथ क्या करना? ट्रेडिंग वेडिंग बाइंग सेलिंग मत करना। और तीसरी चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है क्या प्राइवेसी ऑफ ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं पब्लिक में कर देता है आपके ट्रांजैक्शंस। और क्या, ये भी पॉइंट, नॉन रिप्यूडिएबिलिटी ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि ensuring that the parties to transaction cannot subsequently deny the participation। अर्थात आपने ट्रांजैक्शन के लिए कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो सेलर अब इसको डिनाई नहीं कर सकता, और आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था। दोनों ही पार्टीज, बायर और सेलर, क्या नहीं करना है? रेप्यूडिएट नहीं करना है। ऑर्डर के लिए अब कैंसिलेशन नहीं कर सकते। और नहीं, क्या नहीं कर सकते हैं अगर आपने किया है तो? और क्या नहीं करते हैं? नॉन रेप्यूडिएबिलिटी ऑफ रिसिप्ट। सेलर सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन पेमेंट रिसीव करने के बाद ये नहीं कह सकता, पेमेंट रिसीव करने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैंने तो पेमेंट रिसीव ही नहीं किया है। हो सकता है बेईमानी कर ले तो मैंने कहा नहीं कर सकता। तो ये होना चाहिए। आइए, ई बिजनेस में क्या क्या खतरे हैं? बहुत बड़ा खतरा है हैकिंग का। हैक करना क्या होता है? सुना होगा, आजकल बड़ा चल रहा है हैकिंग। एथिकल हैकर्स नाम के बहुत लड़के, यंग लड़के हैं मुझे मालूम है, जो ये काम कर रहे हैं। हैकिंग का मतलब होता है किसी के वेबसाइट में इलीगल तरीके से एंटर कर जाना, किसी का पासवर्ड या डिजिटल इंफॉर्मेशन चुरा लेना। बेसिकली यही होता है ना। तो अनऑथराइज एंट्री इनटू वेबसाइट। हैकर क्या करते हैं? किसी के मैसेज को या किसी के डाटा को इंटरसेप्ट कर लेते हैं बीच में। क्या करते हैं? इंटरसेप्ट कर लेते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। मकसद क्या होता है? सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाना। जैसे कोई आपका बैंकिंग डिटेल चुरा ले, समझ ही रहो क्या होगा? आपसे, आपके बैंक से पैसा फुर्र। और क्या कर सकता है? ब्रांड हाईजैकिंग हो सकती है। मतलब आपने अपनी कंपनी का नाम क्रिएट किया, ब्रांडिंग क्रिएट की, पता लगा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जो इंटरनेट का एक्सपर्ट है, वो आपके ब्रांड को क्या करता है? अपना बना लेता है। ये हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या है इम्पर्सोनेशन। मतलब कोई हैकर आपका नाम लेकर के आपके नाम से क्या करता है? हाँ जी, मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूं और आपका कार्ड जो है ना, उसका कार्ड आपका ब्लॉक हो जाने वाला है। अगर आपने अभी, मैंने आपको नंबर भेजा है, इसका ओटीपी मुझे बताइए। और पता लगा वो एक्सिस बैंक का आदमी ही नहीं है, और आपने जल्दी में क्या कर दिया? उसको ओटीपी बता दिया, और सच में आपका क्या हो जाएगा? आपके एक्सिस बैंक से सारा पैसा उड़ जाएगा। सच में ऐसा होता है। तो क्या कर रहे हैं? इम्पर्सोनेशन। हाँ, कहीं आपको भी ऐसे फर्जी कॉल आ रहे हैं क्या? प्लीज़ बहुत सावधान हो जाइए। कोई फर्जी कॉल हो, कोई बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही हो, कोई आपको पास व्हाट्सअप मैसेज आ रहा हो, इवन एसएमएस मैसेज आ रहा हो जो आपको लगता है कि आपका काम का नहीं है, उस पर क्लिक मत करिए, न उसको डाउनलोड करिए प्लीज़। हाँ, इम्पर्सोनेशन, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। और सबसे बड़ा समस्या है फ्रॉड। फ्रॉड का बहुत बड़ा आजकल रोल हो गया है। तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या कर रहे हैं? आजकल वेबसाइट बना के भी फ्रॉड कर रही हैं। कस्टमर्स को पहले अट्रैक्ट करती हैं सस्ता सामान दिखा करके, और फिर उनसे पैसे लूट करके फुर्र हो जाती हैं। ये देखा जा रहा है आजकल। और क्या समस्या है? इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम। मतलब जो वेबसाइट का नाम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं? बदल बदल के नाम रख लेते हैं, एक जैसा नाम रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि वेबसाइट का नाम है सैमसंग, तो आपने सोचा वाह सैमसंग से सामान खरीद रहे हैं, पर आपने ध्यान से तो पढ़ा नहीं, है ना?
सैमसंग। तो आपने तो नाम पूरा पढ़ा नहीं ध्यान से, आपने तो सैमसंग देख लिया, यह सैमसंग है। अब सैमसंग की असली वेबसाइट इस नाम से है ही नहीं, ठीक है ना, samsung.com के नाम से है ही नहीं। अब वोडाफोन है, देखिए वोडाफोन की स्पेलिंग देखिए, VODA वोडाफोन। अब वोडाफोन का इस नाम से कोई वेबसाइट ही नहीं है, तो हो गया, किसी ने आदमी ने फर्जी नाम से वोडाफोन बनाया और कस्टमर को क्या कर रहा है, चूना लगा रहा है। हाँ, ये सब हो रहा है आजकल। वायरस, वैसे वायरस का मुझे आप फुल फॉर्म बता सकते हैं? मैं बोलूँ, V वाइटल, I इंफॉर्मेशन, R रिसोर्स, U अंडर S सीज। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज मतलब आपकी वाइटल जानकारियां किसी दूसरे के कब्जे में है। जैसे रियल लाइफ में वायरस होता है, आपको बीमार कर देता है, वैसे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सेल्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपके कंप्यूटर की डाटा को चुराने की, उनकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को करप्ट करने की, खराब करने की पूरी ताकत रखते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं वायरस। ठीक है, तो वायरस डिस्ट्रॉय करता है आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को, चुरा भी सकता है, और बहुत तरह के साइबर क्राइम्स हैं जो आजकल हो रहे हैं। आइए, क्या तरीका है, कुछ क्या मेथड है, हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आप साइबर सेल्स, आजकल हर शहर में साइबर पुलिस सेल्स बनी हुई है, पता है कि नहीं आपको? चेक करिएगा, मेरे शहर में भी बनारस में बनी हुई है साइबर पुलिस थाना, सच में साइबर सेल बनी हुई है जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं इसमें जो आपकी तुरंत इमीडिएट हेल्प करते हैं। सरकार ने एक डिजिटल क्या कर दिया है, साइबर नंबर जारी कर दिया है जिसको आप जब चाहे तब कॉल करके सपोर्ट मांग सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्शन, इसका मतलब है जो आपकी इंफॉर्मेशन है कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना कर सके, आजकल उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब कुछ कोडिंग कर दी जाती है कि आप जिसको भेज रहे हैं वही उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, डिकोड कर सकता है। इसका मतलब बीच में अगर किसी ने, हैकर ने क्या किया, डाटा चुरा भी ली तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, उसको समझ में नहीं आएगी। और क्या हो सकता है, आजकल नया टाइप का चलन चल रहा है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे आप नॉर्मली अपने चेक पे साइन करते हैं या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में साइन करते हैं, आंसर जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें साइन करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर भी आजकल आ गया है। ये गवर्नमेंट वेरीफाई करती है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो डिजिटल सिग्नेचर देती है लोगों को। और क्या कर सकते हैं, आजकल एक तरीका और भी है, आप बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर लो। आप जिनके साथ डीलिंग कर रहे हो उनके और आपके बीच में एक ऐसी पार्टी हो जो उनको और आपको दोनों को जानती है, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। इन केस कोई खतरा है तो ये थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व है वो आपका रिस्क बियर कर सके, ये भी एक तरीका है। आइए अगला हेडिंग, क्योंकि मैंने कहा चैप्टर 2 हेडिंग में है, ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। तो अगला पार्ट है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग मतलब सोर्सिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब गेटिंग द नॉन कोर एंड इवन समटाइम्स कोर एक्टिविटीज डन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब वो काम जो मैं दूसरों से कराना चाहता हूं। चलो एक एग्जांपल देते हैं। आजकल जितने भी बड़े मॉल खुले हैं, है ना, आप जाते होंगे जरूर मॉल में, शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, तो उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, उनके ऊपर एक बैच लगा होता है, किसी वो सिक्योरिटी कंपनी के होते हैं। ध्यान दिया है क्या? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। वो बड़ी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, कैप वैप लगा करके, बाकायदा रॉड वॉड स्टिक विटिक लेके खड़े रहते हैं। देखा है कि नहीं? बड़े किसी मॉल वॉल में जरूर देखा होगा। तो ये मॉल के एम्प्लॉयज नहीं है, याद रखिएगा। ये मॉल वालों ने क्या किया, जिनका ये मॉल था, उन्होंने एक बाहर के लोगों से, एक सिक्योरिटी एजेंसी से ये गार्ड्स हायर कर लिए हैं। तो ये है आउटसोर्सिंग। क्या किया, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम हमने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। समझ गया ना? आओ मारुति का एग्जांपल देख बताते हैं। मारुति कंपनी है। अब मारुति कंपनी क्या करती है? क्या हर पार्ट्स खुद बनाती है? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। मारुति इंजन बनाती है, मारुति गाड़ी का डिजाइन बनाती है, गाड़ी का मॉडल, शेप, नाम डिसाइड करती है, पर क्या गाड़ी के हर सामान वो बना रही है? जवाब है नहीं। मारुति के टायर वो ले लेती है एमआरएफ से, सीएट से। मारुति के जो बल्ब्स लग रहे हैं, मारुति में जो बहुत सारे ग्लासेस लग रहे हैं, वो खरीद लेती है हेलोजन नाम की कंपनी से। मारुति में जो एसी लगा है वो खरीद लेती है डेंजो फ्रॉम जापान। हाँ, सच में सही कह रहा हूं।
तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, अलग 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 पार्टियों से अपने पार्ट्स को असेंबल करा लेती है, आउटसोर्स करा लेती है, बनाती नहीं है खुद, वो खुद इंजन बनाती है सिर्फ। सच कह रहा हूं मैं आपको, ऐसा ही हर बड़ी कंपनियां कर रही हैं, चाहे वो आपका मोबाइल कंपनी क्यों ना हो। भले ही आप सैमसंग का मोबाइल ले लो, एमआई का मोबाइल ले लो, पूरा पार्ट सैमसंग नहीं बना रही है, पूरा पार्ट एमआई नहीं बना रही है, अलग अलग कंपनियों से उन लोग कंपोनेंट्स ले रहे हैं और जोड़ रहे हैं। आपका लैपटॉप, इवन आपका डेस्कटॉप, ये सब 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 आजकल सब आउटसोर्सिंग का जमाना है। तो ज्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे कंपनियों से बना करके उसमें अपना योगदान देती है, असेंबलिंग करना, पैकिंग करना, ब्रांडिंग करना। सच में दिस इज व्हाट इज आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, क्या करना, काम बाहर दे देना, कॉन्ट्रैक्ट बाहर दे देना। किनको देना, नॉन कोर और इवन समटाइम कोर एक्टिविटीज को दे देना। किसको, टू थर्ड पार्टीज को। काम किसको सौंप देना, किसी थर्ड पार्टी को सौंप देना, क्योंकि उसके पास उस काम का एक्सपर्टाइज है, क्योंकि उसके पास उस काम का एक्सपीरियंस है। अच्छा, ऐसे बेवकूफ वो नहीं देंगे किसी को काम करने के लिए। अपना हम काम किसी दूसरे से करा रहे हैं, चाहे वो सर्विस लेना हो किसी से, चाहे वस्तु लेनी हो किसी से, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स लेना हो, तो किससे कराएंगे, उनसे कराएंगे जो उस काम का एक्सपर्ट है, जिसके पास उस काम का एक्सपीरियंस है। तो जो एक स्पेशलिस्ट जिससे हम क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं, वो है आउटसोर्सर, और मैं जो इनको अपॉइंट कर रहा हूं, मैं कौन हूं, आउटसोर्स्ड। ठीक है, आइए आउटसोर्सिंग का कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे बीपीओ, जिसमें हम बिजनेस के कामों को आउटसोर्स करा लेते हैं। जैसे बिजनेस के छोटे छोटे काम हो सकते हैं, जैसे पेरोल्स बनाना, स्टाफ का अपॉइंटमेंट करना, आजकल ये बिजनेसमैन दूसरे को करा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट का काम कराना, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं बनाती हैं। इनके पास कोई स्टाफ नहीं बैठा है जो बैठ के एडवर्टाइजमेंट बना रहा है, शूटिंग कर रहा है, ना ना ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनियों को अपना काम सौंप देते हैं कि मेरी ये नई कार लॉन्च हो रही है, मेरा ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आप इसका एड डिजाइन करिए, एड कैंपेन डिजाइन करिए, आप इसको टीवी में दिखाइए, आप इसको न्यूज़पेपर में छपवाइए, सब कुछ आप करिए। मैं सही कह रहा हूं, ऐसा हो रहा है क्या, आउटसोर्सिंग। चलिए आउटसोर्सिंग में कुछ और एग्जांपल देते हैं। बीपीओ, केपीओ, जिसमें मैं बीपीओ की बात करूंगा तो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द कंपनीज इन हाउस फंक्शन टू आउटसाइड वेंडर। कंपनी के फंक्शन में किससे करा रहा हूं, किसी आउटसाइड सेलर से करा रहा हूं, किसी आउटसाइड सप्लायर से करवा दे रहा हूं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग, जैसे हमने फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। सबसे बड़ा फीचर है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो आउटसोर्सिंग में हम अपने काम किसी बाहरी व्यक्ति से करा सकते हैं। जैसे एक बिजनेस फर्म है, अपने हाउसकीपिंग का काम, अपने यहाँ जो साफ सफाई का काम करना चाहती है, उसको भी किसी दूसरे को हायर कर देती है। बहुत कॉमन चलन है आजकल। हाँ, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने साफ सफाई का काम क्या कर रही हैं, किसी थर्ड पार्टी से करवा रही हैं। और क्या करना, नॉन कोर एक्टिविटीज, ज्यादातर तो नॉन कोर ही काम करवाते हैं। नॉन कोर मतलब वो काम जो आपका बेसिक काम नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा स्कूल का एग्जाम्पल दिया है। एक स्कूल है, वो एक आउटसाइड एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी देता है कि स्कूल की साफ सफाई करने के लिए एक आउटसाइड एजेंसी की जिम्मेदारी है। मतलब स्कूल में जो मेड्स चाहिए, जो वॉशरूम क्लीन कराना है ना, और जो स्कूल के काम है, जो साफ सफाई से जुड़े काम, वो कौन करेंगे, एक आउटसाइड एजेंसी करेगी। स्कूल का कोर काम क्या है, बच्चों का एकेडमिक्स, वो स्कूल खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, पर उसके अलावा समझ गए, नॉन कोर एक्टिविटीज किसी और से करा ले रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट होती हैं। ठीक है ना, जो एजेंसीज जो इस काम की एक्सपर्ट होती हैं, जो इंडिपेंडेंट फर्म्स इसको अच्छे से जानती हैं, वो लोग ऐसा करती हैं। याद रखिएगा, आउटसोर्सर आपसे पैसा भी चार्ज करेगा। भाई जिसको भी आप काम सौंपोगे, कहोगे भाई मेरे लिए ये काम करो, तो फीस भी तो चार्ज करेगा। पर मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देगा, और वो अपने आप को रेगुलरली अपडेट करेगा। ये सब फायदा आपको मिलने वाला है कि नहीं है। चलिए, नीड फॉर आउटसोर्सिंग, मैं बता दूं आपको, आज आउटसोर्सिंग के बहुत फायदे हैं। आज आउटसोर्सिंग हर छोटी बड़ी सब फर्म आउटसोर्सिंग कर रही हैं। चलिए कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, आउटसोर्सिंग करने से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, बिजनेस के काम में सुधार है, एक्सपर्टाइज आ रहा है। और फायदा क्या मिल रहा है, जो आउटसोर्सिंग हम जिनसे करवा रहे हैं, अक्सर वो क्या कर रहे हैं, आपको कम खर्च में काम करके दे दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जिनसे हम आउटसोर्सर उनसे सस्ते मिल जा रहा है, क्योंकि वो एक ही काम कर रहे हैं ना,
उस पेडलर काम को कर रहे हैं तो उनके पास उसकी नई टेक्निक्स हैं, बेटर टेक्निक्स हैं। तो लिखा है कि जो आउटसोर्सर्स होते हैं, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सेविंग करा देते हैं। कितना? 10 से 20% तक सेविंग करा सकते हैं। और क्या फायदा मिलता है? आपको मौका मिलता है कि आप अपने कोर काम पे फोकस कर पाओ। अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है कि हम सब काम में एक्सपर्ट ना बन पाए। अगेन मारुति का काम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो चाहे तो टायर बना सकती है, चाहे तो अपना एसी भी खुद बना सकती है, चाहे तो जो मारुति में पेंट लगता है वो नेरोलैक कंपनी से आता है। मारुति कंपनी में जितने भी कार में पेंट लग रहा है वो सब नेरोलैक नाम की कंपनी से आता है। वो चाहे तो अपना ही पेंट बना सकती है, इसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत पैसे हैं। बट क्या लगता है, अगर वो ऐसा करने लगेगी तो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये सब लोग जो मारुति को टायर दे रहा है वो एमआरएफ दे रही है, एमआरएफ टायर में नंबर 1 है। मारुति को जो पेंट बेच रहा है वो पेंट की नंबर 1 कंपनियों में से एक है, नेरोलैक है। वो इसी काम का ही एक्सपर्ट है, तो इसी से फायदा मिलता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? तो आप अपने कोर काम में, अब मारुति अपने कोर काम क्या है? इंजन बनाना, गाड़ी का, कार का जबरदस्त इंजन बनाना, फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाना, लेटेस्ट इंजन बनाना, इस पे फोकस कर पा रही है। उसके डिजाइन पे फोकस कर पा रही है, क्या शेप होगा, क्या मॉडल होगा, इस पे फोकस कर पा रही है। देखा? तो ये फायदा तब मिलेगा जब हम अपने कोर काम को अपने पास रखेंगे और नॉन कोर काम को किसी दूसरे एक्सपर्ट्स को दे देंगे। और क्या फायदा मिलता है? इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी। जब हम किसी आउटसोर्सर को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं, कुछ टास्क दे देते हैं, तो अब उसकी जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे फीस ले रहा है ना। उनमें अगर कुछ कमी मिलेगी तो मैं उनसे क्वेश्चन कर सकता, हम उनसे जवाब मांग सकते हैं। और क्या मिलता है फायदा? बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जो आउटसोर्सर जो आपको सर्विस दे रहा है वो खुद भी क्या करता है? वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज करता है, नए और लेटेस्ट चीजों को अपने बिजनेस में शामिल करता है, और उसकी टेक्नोलॉजी का फायदा मुझे मिलता है ना, क्योंकि उसको भी तो अपने आप को आगे ले जाना है। तो अगर आगे बढ़ना है, कंपटीशन में आगे टिके रहना है, तो वो बेटर करेगा तो हमारा फायदा होगा। समझ गया ना? उसकी एक्सपर्टाइज का एडवांटेज हमें मिलेगा। एंड लास्ट, आउटसोर्सिंग से आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है, क्योंकि सब काम आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा ना। आप ही प्रोडक्शन करने लगेंगे, रॉ मटेरियल भी बनाने लगेंगे, आप ही सब चीजें डेवलप करने लगेंगे। तो आपको एक नाम सुना होगा ना कि इफ यू ट्राई अप डूइंग एवरीथिंग यू एंड अप डूइंग नथिंग। सही? सब कुछ में खिचड़ी बन जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? आपको नॉलेज शेयरिंग करनी चाहिए, कोलैबोरेटिव काम करना चाहिए, टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। जो जिस काम में एक्सपर्ट करता जा रहा है उसको काम बांटते रहना चाहिए। आइए, स्कोप फॉर आउटसोर्सिंग। जैसे ई बिजनेस का स्कोप पड़ा था आउटसोर्सिंग, तो आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज का आउटसोर्सिंग हो रहा है। लोग पेरोल्स, मतलब स्टाफ को सैलरी कितनी देनी है, अटेंडेंस का लिस्ट बनाना, बैंकिंग का लिस्ट बनाना, बिजनेस में अंडरराइटिंग का लिस्ट, जो लोग शेयर बिचवाना चाहते हैं उन लोग अंडरराइटिंग कराते हैं। इन सब काम को क्या करा रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि दीज आर सर्विसेज रिलेटेड टू कॉस्ट एंड फाइनेंस। समझ गए? ये सब आउटसोर्स पार्टी करती हैं, बाहरी पार्टी करती हैं। और क्या करती हैं? कुछ और एग्जाम्पल है, एडवर्टाइजिंग का काम करती है। जैसे आपके प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का शेप कैसा होगा, मार्केट में कैसे जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दूं, पेप्सी, कोको कोला, ये सब कंपनियां क्या करती हैं? बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियों से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करवाती हैं। हाँ, उसमें कौन आर्टिस्ट बोलेगा, अब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, नाम सुना है? किसका एग्जाम्पल है, किसका ये टैगलाइन है? आपने कहा घड़ी का। देखिए, अमिताभ बच्चन भी बोलता है, एक दो आर्टिस्ट हैं जैसे दिव्यांका त्रिपाठी, नाम सुना है आपने? हाँ, वो बोलती हैं। तो ये कौन डेवलप कर रहा है? क्या घड़ी कंपनी वाले डेवलप कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों का है। क्या लोगो रहेगा, क्या डिजाइन रहेगा, है ना, किस तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे, क्या उसमें क्या यूज करेंगे जिससे क्या हो जाए, कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए, ये सब इनका काम है। और कुरियर सर्विसेज भी, बड़े बड़े बिजनेसेस को जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भिजवाना मंगवाना होता है, तो उन लोग कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ओवरनाइट एक्सप्रेस, DTH सर्विसेज। क्या कोई कुरियर सर्विस जिसको आपने यूज़ किया, कोई इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे? हाँ, प्लीज़ बताइए कोई ऐसा कुरियर सर्विस जिसको आपने यूज़ किया है अपने पार्सल्स भेजने मंगवाने के लिए। हाँ, मैं भी जानना चाहूँगा। और क्या एग्जाम्पल है?
कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, बहुत सारी कंपनियां अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, आपने एलजी का एक फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, और आपके एलजी के फ्रिज की सर्विसिंग की ज़रूरत है, कोई टेंशन मत लीजिए, फ़ोन करिए, एलजी सर्विस सेंटर से आदमी आ जाएगा। तो क्या एलजी से आ रहा है क्या कंपनी से? नहीं, एलजी ने लोगों को हायर कर रखा है यहाँ पर जो ये काम करते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस देने के लिए। हाँ, आपको एसी का सर्विसिंग करानी है, टेंशन मत लीजिए, आपने जिस भी कंपनी का एसी लिया होगा उसके स्टाफ आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये लोग सपोर्ट सर्विस वाले लोग होते हैं। आइए केपीओ के बारे में जाने, जो कि है आजकल एक नया कंसेप्ट, आउटसोर्सिंग का मैंने एक टाइप बताया था, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक तरह का हाई एंड नॉलेज वर्क है, मतलब एक तरह के नॉलेज का काम है जो एक फर्म दूसरों से करवा रही है, ठीक है। इट्स अ नॉलेज वर्क डन फ्रॉम एन आउटसाइड। क्यों? ताकि हमारी एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, ताकि हमारे बिजनेस का कॉस्ट कम आए। आजकल ये बहुत नया और उम्दा कंसेप्ट है। केपीओ में क्या होता है? इन केपीओ देयर इज नो डिटरमाइंड प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये कोई हम आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपसे क्या कर रहे हैं, उस चीज का नॉलेज ले रहे हैं। केपीओ क्या करता है, आइए देखें। केपीओ एक बीपीओ का ही हाई एंड वर्जन है, ठीक है। और क्या करता है, इसमें नॉलेज एक्सपर्टाइज मिलती है, इसमें कोई प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि किस तरीके से काम को करना है। ये बीपीओ का ही क्या कर रहे हैं, करते करते केपीओ बन गया है। मैं एग्जांपल दूं, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक केस चल रहा है, वॉशिंगटन डीसी में किसी कोर्ट में केस चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में किसी व्यक्ति पर एक मुकदमा चल रहा है, कहां पर? अमेरिका में। और वो जो केस में मुकदमा चल रहा है जिस व्यक्ति पर, उसका रिकॉर्ड, उस केस का जजमेंट, उस केस पे जो वकील बात कर रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड इंडिया में हो रहा है। सच में, मैं ये रियल बात बता रहा हूं, उसका सारा केस स्टडी इंडिया में चल रही है। वहां पे वो केस चल रहा है, वहां पे वकील और जज के बीच में डिस्कशन हो रहा है ना, केस में सुनवाई हो रही है, तारीख पे तारीख लग रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही है। और यहां पे बैठे लीगल एक्सपर्ट्स वहां के वकीलों को सलाह दे रहे हैं कि वो कोर्ट में जाके क्या जजमेंट दें, क्या कोर्ट में क्या करें, एफिडेविट या क्या प्रूफ दें। सच में मैं ये सही कह रहा हूं, कितनी उम्दा सोच है। देखिए, कोर्ट का केस कहां चल रहा है और डिस्कशन कहां इंडिया में हो रहा है। यहां पे बैठे पैनल ऑफ लॉयर्स उस पर डिस्कस कर रहे हैं और वहां के लॉज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उनको सजेशन दे रहे हैं। सच में ऐसा डॉक्टर भी कर रहे हैं। पेशेंट है, मान लेते हैं बांग्लादेश का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेशेंट है बांग्लादेश का, हाँ ये नहीं सुना होगा आपने, मैं आपको बता रहा हूं। पेशेंट है बांग्लादेश का और वहां पर क्या है, वो इलाज नहीं है, मान लेते हैं कोई ऐसी बीमारी हुई है पेशेंट को, वहां पे इलाज नहीं है, तो वहां के डॉक्टर्स वहां के हॉस्पिटल्स यहाँ के डॉक्टर से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। जो हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट बड़े बड़े हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, वो लोग यहीं से बैठे बैठे उनको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। सच में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ना, गजब की चीज। तो दोनों में डिफरेंस, बीपीओ और केपीओ। तो बीपीओ एक लो लेवल का काम है, डोमेन वाला काम है, ये एक हाई लेवल का काम है। बीपीओ में एक चीज बार बार करनी होती है, जैसे मैंने कहा था किसी को हमने प्रोडक्शन का काम दे दिया कि आप मेरे लिए ये काम करो, तो वो मुझे बार बार बना के देता रहेगा सेम 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 चीज। जबकि इसमें नॉन रिपीटेबल चार्ज है, हर बार कुछ नई चीज होगी। इसमें क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है, इसमें बिना क्लाइंट के इन्वॉल्वमेंट के आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। इसमें वर्कफोर्स कैन गो टू 1000, इसमें बहुत कम लोग चाहिए, लिमिटेड लोग चाहिए केपीओ का काम करने के लिए, क्योंकि ये एक दिमाग वाला काम है, एक नॉलेज वाला काम है। इसमें लॉन्ग आवर बिलिंग, इसमें हाई आवर बिलिंग, मतलब बहुत महंगा है ये सस्ता है कंपैरेटिवली, अर्थात इसमें नॉर्मल लोग चाहिए, इसमें स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। इसमें हाई चांस ऑफ वर्किंग इन शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ज्यादातर ये लोग एक फिक्स तरीके से किसी काम को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स तरीका नहीं है, डिपेंड करेगा केस टू केस, क्योंकि भाई नॉलेज प्रोसेसिंग है ना। आइए, आजकल जमाना है स्मार्ट कार्ड का, नाम सुना है क्या? आपको पता है आजकल हेल्थ कार्ड आ रहा है, हाँ आयुष्मान हेल्थ कार्ड, नाम नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, 5 लाख का मुफ्त इलाज किसी भी हॉस्पिटल में, यस प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में भी। हाँ, गवर्नमेंट दे रही है, गरीबों को फैसिलिटी दे रही है, जो लोग बीपीएल फैमिलीज हैं उनको 5 लाख का मुफ्त इलाज किसी भी फैमिली मेंबर का साल भर में।
तो कितनी अच्छी टेक्निक है। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, एक छोटे से कार्ड में है, तो वो एक स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एक छोटा सा पॉकेट साइज कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसमें छोटी सी चिप लगी होती है और इस चिप में आपकी सारी जानकारी होती है, आपके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या काम करता है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का काम करता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, आपके खरीद बेच के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी पर्सनल जानकारी जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, हाँ ये सब इसके अंदर स्टोर हो सकता है। और तो और स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट कार्ड भी हो सकता है, जैसे आपने प्रीपेड कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड, उस तरह भी काम कर सकता है, कहीं पेमेंट देने में काम आ सकता है, हेल्थ चेकअप में काम आता है। और आजकल स्टूडेंट्स के लिए भी स्मार्ट कार्ड बन रहा है। आपके स्कूल में है कि नहीं मुझे बताइएगा, हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आजकल ऐसा कार्ड आ रहा है कि स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, एक मशीन होती है उसके सामने टैप करना होता है और उसका अटेंडेंस लग जाता है। स्टूडेंट जैसे आईडी कार्ड पहन के जाते हैं ना, बस आईडी कार्ड पहन के जब जाते रहते हैं तो दो ऐसे डिवाइस लगे होते हैं, उसके दोनों के बीच से जैसे ही बच्चे गुजरते हैं तो एक बीप की आवाज आती है, पीप, और बच्चे का क्या होता है, अटेंडेंस लग जाता है कि बच्चा स्कूल में एंटर कर गया है। आजकल ऐसा आ रहा है, इसे RFID कार्ड भी बोलते हैं, ये एक तरह का स्मार्ट कार्ड होता है। तो इस तरीके से सारी जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है और आज का वीडियो करता हूं यहीं पे एंड। और प्लीज 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 एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पास ये इंफॉर्मेशन मत रखो, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स मेरे हैं कम और आपके मदद से मैं पहुंचना चाहता हूं सारे सारे लवली रॉक स्टार्स के पास। और कैसा लगा आज का क्लास और कंसेप्ट मुझे जरूर बताइएगा। अगले क्लास के लिए वेट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय फ्रॉम नाउ।